हेलो दोस्तों, अपनी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज में आज हम मॉडर्न एज की डिस्कस करेंगे दोस्तों। इट प्रिवेल्ड फ्रॉम 1901 टू 1965। आर क्वेश्चन नंबर वन, हाउ मेनी लाइन्स डज अ कर्टल सोनेट हैव? एक कर्टल सोनेट के अंदर कितनी लाइन्स आती? ऑप्शंस आर 14, 16, 9, 11। द करेक्ट आंसर विल बी 11. To be precise, 10.5। जेरार्ड मैनले हॉपकिंस ही थे दोस्तों, जिन्होंने इस सोनेट को इन्वेंट करने का काम किया था। इस तरीके की सोनेट की तुलना अगर पेट्रार्कन सोनेट से करें तो ऑक्टेव सस्टेट में बदलती है और सस्टेट क्वार्टरेन प्लस एडिशनल टेल पीस। हॉपकिंस की इस तरीके के सोनेट्स के एग्जाम्पल है फाइट ब्यूटी, पीस एंड एश बोज। Next question is, T.S. Eliot received the Nobel Prize in which year? इसी ईयर में टीएस एलियट को ऑर्डर ऑफ मेरिट भी दिया गया था दोस्तों। द करेक्ट आंसर इज 1948। 1948 में टीएस एलियट रिसीव्ड बोथ द प्राइजेस, ऑर्डर ऑफ मेरिट एज वेल एज द नोबेल प्राइज। टीएस एलियट की एक फेमस बुक है द वेस्टलैंड। ये 1922 में आई थी दोस्तों। 1922 में दो और जो फेमस वर्क्स आए थे वो था जेम्स जॉयसिस यूलिसिस, जो कि एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल है, और यूजीन ओनेल का द हेरी एप विच इज एन एक्सप्रेशनिस्ट प्ले। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन लिटरेचर एन एपिफेनी इज अ मोमेंट ऑफ क्लैरिटी और सडन रियलाइजेशन that a character experiences, often triggered by something they see, hear, or encounter. Who first used epiphany in literature? एपिफेनी एक सडन मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन को दिखाता है दोस्तों। ये एक बिबिकल टर्म है दोस्तों, क्योंकि इसका प्रयोग बाइबल में हुआ है। इंग्लिश लिटरेचर में इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस, क्रिस्टोफर फ्राई, none of the above. The correct answer is जेम्स जॉयस। जेम्स जॉयस ने ही एपिफेनी वर्ड का प्रयोग इंग्लिश लिटरेचर में किया था अपने वर्क अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन में, जिसका प्रोटेगनिस्ट स्टीफन हीरो एपिफेनीज एक्सपीरियंस करता है दोस्तों। ऑप्शंस में आए हुए वर्जीनिया वुल्फ और जेम्स जॉयस दोनों ही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल के लिए जाने जाते हैं, and Christopher Fry is known for his Lady is Not for Burning. Next question is, identify the correct match, work and writer. The Lady is Not for Burning, Christopher Fry. Lake Isle of Innisfree, W.B. Yeats. Sons and Lovers, D.S. Lawrence. All three are correctly matched, friends. So the answer will be all the above. सन्स एंड लवर्स डी.एच. लॉरेंस का एक ऑडिपस कॉम्प्लेक्स को शो करने वाला नॉवल है दोस्तों। द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री इज अ पोएम बाय डब्ल्यू.बी. येट्स, और द लेडी इज नॉट फॉर बर्निंग क्रिस्टोफर फ्राई का लिखा हुआ फेमस प्ले दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द वर्क दैट डज नॉट बिलोंग टू वर्जीनिया वुल्फ। मिसेस डालोवे, टू द लाइट हाउस, a room of one's own, all the above. The correct answer is all the above, friends. मिसेस डालोवे और टू द लाइट हाउस वर्जीनिया वुल्फ के स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल है दोस्तों, जो 1925 और 1927 में आए थे, और 2 साल बाद इनका एक फेमिनिस्ट वर्क आ रूम ऑफ वंस ओन नाम का एस्से आया था दोस्तों, जिसमें उन्होंने विमेन की प्रॉब्लम्स को दिखाया है। जब तक एक वुमेन को पर्याप्त फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, उसे खुद का रूम
खाना और पैसे नहीं मिलेंगे तो वो कैसे लिख पाएगी। इस एस्से में उन्होंने शेक्सपियर की सिस्टर जूडिथ शेक्सपियर को इमेजिन किया है और ये दिखाया है कि शेक्सपियर जिस तरीके से एक फेमस ड्रामेटिस्ट बन पाया, क्या ये जूडिथ शेक्सपियर के लिए पॉसिबल हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोमरसेट मॉम्स फर्स्ट रेट novels are of human bondage and cakes and ale. The title of his Cakes and Ale has been taken from which book? सोमरसेट मॉम के हमें दो वर्क्स अच्छे से ध्यान रखने हैं दोस्तों। वन इज ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज एंड अदर इज केक्स एंड एल। केक्स एंड एल का टाइटल उन्होंने शेक्सपियर के एक नाटक से उठाया है। उस शेक्सपियर के नाटक का नाम हमें बताना है। ऑप्शंस हैं शेक्सपियर्स मैकबेथ, शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट, शेक्सपियर्स मिडसमर नाइट्स ड्रीम, शेक्सपियर्स ट्वेल्थ नाइट। द लास्ट वन इज द राइट वन फ्रेंड्स, शेक्सपियर्स ट्वेल्थ नाइट। ये शेक्सपियर की ट्वेल्थ नाइट में ओलिविया के चाचा सर टोबी बेल्च ने जो बात मोलवोलियो से की है, उस वाले स्टेटमेंट से ली गई लाइन है। मोलवोलियो से सर टॉबी कहते हैं, डस्ट दाउ थिंक बिकॉज दाउ आर्ट वर्चियस देयर शैल बी नो मोर केक्स एंड एल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट एंड अवेयरनेस इन द वेकिंग माइंड इज कॉल्ड। जब करेक्टर जागते जागते पुरानी यादों में खो जाता है और उसके दिमाग में पुरानी मेमोरीज की एक स्ट्रीम चल पड़ती है, तो इस प्रकार के वर्क को क्या कहते हैं? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, एपिफेनी, नेगेटिव कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। द करेक्ट आंसर इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस फ्रेंड्स। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल्स वर्जीनिया वुल्फ और जेम्स जॉयस ने लिखे हैं। इसके अलावा इंडो एंग्लियन राइटर मुल्कराज आनंद भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि उनका पहला वर्क अनटचेबल में जो हीरो बाखा है वो बार बार पुरानी बातें याद करता रहता है। अब ये जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टर्म है, इसे सबसे पहले कॉइन किसने किया था? तो ही वाज विलियम जेम्स फ्रेंड्स, जिन्होंने अपनी 1890 में आने वाली बुक द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में इस टर्म को सबसे पहले कॉइन करने का काम किया था। ऑप्शंस में दिए गए बाकी के टर्म पे नजर डालें। एपिफेनी इज एसोसिएटेड विद जेम्स जॉयस, नेगेटिव कैपेबिलिटी इज एसोसिएटेड विद जॉन कीट्स एंड ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इज एसोसिएटेड विद टीएस एलियट। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव ना होने की वजह से ही टीएस एलियट ने शेक्सपियर की हैमलेट को क्रिटिसाइज किया था और उसे मोनालिसा ऑफ लिटरेचर का नाम दिया था, जो सिर्फ देखने में अच्छी लगती है लेकिन वर्क ऑफ आर्ट नहीं है, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कैरेक्टर विच रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज्ड थ्रू आउट द स्टोरी इज कॉल्ड राउंड कैरेक्टर, डायनेमिक कैरेक्टर, शेरी कैचर, फ्लैट कैरेक्टर। द राइट आंसर इज फ्लैट कैरेक्टर फ्रेंड्स। फ्लैट कैरेक्टर टू साइडेड होते हैं, जिनकी ज्यादा क्वालिटीज हमें नहीं दिखाई जाती और ना ही उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन होता हुआ दिखता है। वो जैसे शुरू में होते हैं वैसे ही नाटक के एंड तक रहते हैं। और राउंड कैरेक्टर थ्री डायमेंशनल कैरेक्टर होते हैं, जिनकी स्थिति में हमें परिवर्तन होता हुआ दिखता है। या तो वो बहुत ऊंचाइयों से नीचे गिर पड़ते हैं या फिर अपनी मेहनत के दम पर नीचे से ऊपर पहुंच जाते हैं। कैरेक्टर्स का ये डिवीजन ईएम फोस्टर ने अपनी फेमस बुक एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल में किया था दोस्तों, जो किताब 1927 में आई। ईएम फोस्टर अपनी इस बुक के अलावा 6 नॉवेल्स के लिए भी जाने जाते हैं, जिनमें इनका सबसे फेमस नॉवल है पैसेज टू इंडिया। और पैसेज टू इंडिया नाम की एक पोयम भी है, जो कि वॉल्ट विटमैन ने लिखी है दोस्तों। द किंग डाइड एंड देन द क्वीन डाइड इज अ स्टोरी। द किंग डाइड एंड देन द क्वीन डाइड ऑफ ग्रीफ इज अ प्लॉट। हु हैज डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन स्टोरी एंड प्लॉट बस। जैसे फ्लैट एंड राउंड कैरेक्टर के बीच में डिफरेंस ईएम फोस्टर ने बताया था अपनी बुक एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल में, उसी बुक में उन्होंने स्टोरी और प्लॉट के डिफरेंसेस को भी बताया है।
उन्होंने कहा है कि अगर हम टाइम सीक्वेंस पे जोर देते हुए आगे बढ़ते हैं, वो स्टोरी होती है। अगर हम कॉज़लिटी या रीजन पर जोर देते हुए आगे बढ़ते हैं, तो वो प्लॉट होता है। एग्जाम्पल दिया है, द किंग डाइड एंड देन द क्वीन डाइड एक स्टोरी है। राजा मर गया और फिर रानी मर गई। कारण नहीं बताया, बस टाइम सीक्वेंस बताया। तो ये कहानी है। राजा मर गया और फिर रानी दुख में मर गई। दुख में इज समथिंग दैट इज द लॉजिक, दैट इज द कॉज ऑफ हर डेथ, इसलिए ये प्लॉट। तो स्टोरी और प्लॉट के इस फर्क को बताने वाले E.M. फोस्टर थे, जिन्होंने ऑस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल में ये बात कही। He is famous for his six novels, Where Angels Fear to Tread, The Longest Journey, A Room with a View, Howard's End, A Passage to India एंड मॉरिस। मॉरिस इनका होमोसेक्सुअल वर्क है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रोट प्रीफेस टू मुल्कराज आनंद अनटचेबल। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का इंट्रोडक्शन तो W.B. येट्स ने लिखा था, वैसे ही मुल्कराज आनंद के अनटचेबल का प्रीफेस लिखने का काम E.M. फोस्टर ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फियर नो मोर द हीट ऑफ द सन नॉट द फ्यूरियस विंटर्स रेजेज। ये लाइन वर्जीनिया वुल्फ के स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस नॉवल मिसेस डालोवे में बार बार बोली गई हैं, और बोलने वाली इसकी हीरोइन क्लैरिसा है। ये लाइन ली कहां से गई? शेक्सपियर के सिम्बेलिन से, शेक्सपियर के मिडसमर नाइट्स ड्रीम, शेक्सपियर के किंग लियर से, या फिर शेक्सपियर के हैमलेट से? द करेक्ट आंसर इज सिम्बेलिन। तो सिम्बेलिन से ली गई लाइन है, फियर नो मोर द हीट ऑफ द सन नॉर द फ्यूरियस विंटर्स रेजेज। और ये लाइन बार बार रिपीट होती है वर्जीनिया वुल्फ के मिसेस डालोवे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु कॉल्ड शेक्सपियर्स हैमलेट एन आर्टिस्टिक फेलियर। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की कमी की वजह से ही T.S. एलियट ने हैमलेट को एक आर्टिस्टिक फेलियर कह के बुलाया है दोस्तों, और इसे मोनालिसा ऑफ लिटरेचर का नाम भी दिया है, बिकॉज इट इज इंटरेस्टिंग बट नॉट अ वर्क ऑफ आर्ट। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के आधार पर ही T.S. एलियट ने शेक्सपियर के एक दूसरे नाटक मैकबेथ की तारीफ भी की है, क्योंकि उसमें स्लीप वॉकिंग सीन के माध्यम से लेडी मैकबेथ के इमोशंस को एक ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की सहायता से बहुत अच्छे से रिवील किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रोजनक्रेंट्स एंड गिल्डस्टन आर डेड इज एन एब्सर्डिस्ट एक्जिस्टेंशियल ट्रेजिकॉमेडी रिटन बाय होम। रोजनक्रेंट्स एंड गिल्डस्टन हमारे हेमलेट में आने वाले कैरेक्टर्स हैं दोस्तों, उनको लेकर ही ये टाइटल बनाया गया है, और ये वर्क टॉम स्टोपार्ड ने लिखा है दोस्तों। नेक्स्ट वन इज, द साउंड एंड द फ्यूरी इज अ नॉवल बाय अमेरिकन ऑथर विलियम फॉकनर। Its title has been taken from, the correct answer is शेक्सपियर्स मैकबेथ। शेक्सपियर के मैकबेथ के लास्ट वाले एक्ट और सीन में आने वाली लाइनें, जिसमें मैकबेथ कहता है, लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। वहीं से इस टाइटल को उठाया गया है और एक नॉवल का नाम दे दिया गया है, और वो नॉवल लिखा गया है विलियम फॉकनर के द्वारा। और विलियम फॉकनर को 1949 में नोबेल प्राइज भी प्रदान किया गया था दोस्तों। 1948 में नोबेल प्राइज T.S. एलियट को मिला, और 1949 में अमेरिकन राइटर विलियम फॉकनर को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच। ये मॉडर्न एज में आने वाले पोइट्स और राइटर्स के ग्रुप्स हैं दोस्तों। हमें देखना है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है। ऑप्शन में दिए गए तीनों तरीके के राइटर्स, मॉडर्न ग्रुप 13 पोइट्स, मूवमेंट पोइट्स, बीट राइटर्स और ब्लूम्सबरी ग्रुप, दे ऑल आर करेक्टली मैच्ड फ्रेंड्स। सो द आंसर विल बी all the above. Next question is, the title of Aldous Huxley's dystopian novel Brave New World has been taken from Shakespeare's Macbeth, Shakespeare's As You Like It, Shakespeare's The Tempest, Shakespeare's Twelfth Night.
ऑल्डस हक्सले का लिखा हुआ जो डायस्टोपियन नॉवल ब्रेव न्यू वर्ल्ड है, इसका टाइटल शेक्सपियर के द टेम्पेस्ट से लिया गया है दोस्तों। ये नॉवल 1932 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉर्ज ऑरवेल is known for his two works, Animal Farm 1945 and 1984, 1949. The first one, that is Animal Farm, is a political satire and allegorical novel. The second one, that is 1984, is a blank novel. जॉर्ज ऑरवेल अपने दो वर्क्स के लिए बहुत फेमस हैं। एक एनिमल फार्म जो उनकी एलिगरी है, जो उन्होंने रशियन रेवोल्यूशन पर पॉलिटिकल सटायर कसते हुए लिखी है, 1945 में ये पब्लिश हुई थी। और एक दूसरा वर्क 1984, 35 साल बाद की इमेजिनेशन की गई है कि आने वाली दुनिया कितनी ज्यादा बुरी होने जा रही है। इस तरीके के नॉवल जो कि अनप्लेजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड को दिखाते हैं दोस्तों, डिस्टोपियन नॉवल कहलाते हैं। सो द आंसर विल बी डिस्टोपियन नॉवल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच, वर्क एंड राइटर। The Bright Seed revisited Evelyn Waugh, The Good Companion, J.B. Priestley, Under Milkwood, Dylan Thomas, Murder in the Cathedral, Ezra Pound. मर्डर इन द कैथेड्रल इजरा पाउंड का नहीं, टीएस एलियट का लिखा पोइटिक ड्रामा है दोस्तों, और ये 20th सेंचुरी के सबसे महान प्लेस में से एक है। और इसमें सर थॉमस बेकेट जो कि आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी रहे थे, उनकी शहादत को दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज कॉल्ड पोइट्री इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स। ये टीएस एलियट के फ्रेंड थे, इजरा पाउंड। टीएस एलियट ने अपनी वेस्टलैंड को इन्हीं को डेडिकेट किया है और इन्हें आयल मिगलियोर फेब्रो यानी कि द बेटर क्राफ्ट्समैन कह के बुलाया है दोस्तों। Our 20th question is who writes a thought to done was an experience, it modified his sensibility. Ezra Pound, D.S. Lawrence, T.S. Eliot, none of the above. ये बात टी.एस. एलियट ने अपने एस्से द मेटाफिजिकल पोइट्स में लिखी है दोस्तों। इसमें उन्होंने दो टर्म दिए हैं, एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी एंड डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी को वो अच्छा मानता है और डिसोसिएशन सेंसिबिलिटी को वो क्रिटिसाइज करता है। मेटाफिजिकल पोइट्स में उनके अनुसार एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी पाई जाती है, और डन जो कि मेटाफिजिकल पोइट्री के फाउंडर थे, उनके लिए तो एक थॉट एक्सपीरियंस बन जाता था और उनकी सेंसिबिलिटी को मॉडिफाई करने का काम करता था। टीएस एलियट के दिए हुए हमें तीन टर्म्स ध्यान रखते हैं दोस्तों। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो उन्होंने अपने हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स नाम के एस्से में दिया था, एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी और डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी उन्होंने अपने हम मेटाफिजिकल पोइट्स नाम के एस्से में दिया था दोस्तों। विद दिस आई एंड टुडेज क्लास फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।